So नमस्कार नमस्कार नमस्कार, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बॉस, आज हम आईएससी कॉमर्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने आपको पूरा कंप्लीट करके दे दिया है। साथ में इस बार हम लोगों ने थोड़ा पढ़ाने का तरीका, राधा सिखाने का तरीका चेंज किया है, जिसके हम लोग जो इस बार ना हम लोग ना इन डेप्थ में चीजों को लेकर जा रहे हैं। बिकॉज पेपर जो आपका है वो रीजनिंग, असर्शन, एप्लीकेशन बेसिस पर बनने वाला है, जैसा हमारा स्पेसिमेन कह रहा है। तो हमको उस चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी इन डेप्थ जाना है, हर एक पॉइंट कवर करना है, जिसके लिए आपको ये सारे नोट्स जो आज मैं इस बोर्ड पर लिखने वाला हूं वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। कहां मिलेगा? आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाएंगे और आपको अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो भाई शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ाई करनी है, बैच के अंदर पढ़ाई करनी है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू। ये 15,000 रुपीज का कोर्स है, जिसमें हम बोर्ड्स और एंट्रेंसेस, सीयूईटी, आईपी मैट सब कुछ कवर कराएंगे। ठीक है ना? इसकी क्लासेस पर डे 3 आवर्स की चलती है। पहली क्लास चलती है 5 से 7 और दूसरी क्लास चलती है 8 से 9 बजे के बीच में। इसके अंदर 8 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ मेरे साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, और ये मात्र 10,000 रुपए में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स खुद मैं ही पढ़ा रहा हूंगा, और इसमें भी 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे वेरी सून। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। पूरी पीपीटी में जहां जहां पर जो जो चीज सिलेबस में नहीं है, मैंने वो हैंड रिटन लिखा हुआ है। सारे नोट्स आपके लिए हैंड रिटन बनाए हैं, सो दैट मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करें और बेहतरीन तरह से इस बार रिजल्ट हम लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो सकें। टू ऑल 2024-25 स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत हो रही है आपके इस वीडियोस के लिए। 8-8 घंटे, 7-7 घंटे लग रहे हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, और हम लेकर आ रहे हैं 1 शॉट वीडियोस। मतलब एक ही वीडियो काफी है। एक वीडियो देख डाला, इसके बाद तुमको दुनिया का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और आपका पूरा प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। चलो बेटा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? इस चैप्टर में पढ़ना हमको नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंस, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने क्लियरली मार्क कर दिया है। सिमिलरली इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस हमारे सिलेबस के अंदर है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमें पढ़ना है। ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल अबाउट फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, साथ में इनके डिफरेंसेस भी आपको खत्म करने होंगे। तो चलो मेरी जान, शुरू किया जाए। पहला टॉपिक, ये बिजनेस फाइनेंस है क्या? यार ये फाइनेंस इतना टर्म क्यों आता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आओ जरा देखते हैं मैंने क्या लिख रखा है आपके लिए। इट इज कंसर्न्ड विद, ये इट इज है, इट इज concerned with the acquisition and utilization of capital funds in meeting financial needs of a business enterprise। भाई देखो, हर एक बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से अगर मेरा बेकरी का बिजनेस है, मुझे बेकरी के बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे कहां से आएंगे, कहां से रेज करें, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। इट इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, मतलब कहां से पैसा आएगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स, मतलब उसको हम कहां पर खर्च करने वाले हैं, कहां से पैसा आएगा और कहां खर्चा करेंगे, इसके बारे में प्लानिंग करना, इसके बारे में पढ़ना बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। आई होप ये तुमको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, एक एक करके मैं सारे इंपॉर्टेंस आपको बताने जा रहा हूं। ये बादलों की तरह मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंस लिख कर दिए हैं। इतने लिखने से, इतना ही अगर आप पेपर में लिख के आएंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द फर्म, पैसों की जरूरत क्या है? देखो टॉपिक का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के अंदर पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पैसों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है सो दैट मैं अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली पे कर पाऊं। टू मीट the liabilities on time, the firm can meet liabilities on time। हम समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, हम अपने सारे सैलरीज, सारे स्टाफ को सैलरी समय पर दे सकें, सारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न हम टाइमली दे सकें, उसके लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। हम अपना बिजनेस किसी भी रुकावट के साथ
स्मूथली रन कर सके। मेरा बेकरी बिजनेस, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं आराम से बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही बात एकदम। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू एंजॉय गुडविल। अगर किसी बिजनेस के पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप है तो उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी होती है, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत बढ़िया बनती है। जैसे कि टाटा, जैसे कि एप्पल के पास इतना पैसा है, इतना ज्यादा रिजर्व्स है कि उसकी वो बहुत एंजॉय करता है अपनी गुडविल मार्केट के अंदर। ठीक है ना, हम लोग तो इस्तेमाल भी कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो पता ही है। फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस आप क्या लिखकर आओगे? फोर्थ इंपॉर्टेंस से बताया, द फर्म कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एकदम से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, अगर पैसा ही नहीं है तो काय का फायदा उठा रहे हैं। अगर मान लो मेरे को लगा कि मेरा बेकरी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर मैं इसको 4 सिटीज में एक्सपैंड कर दूं तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता मैं फटाक से एक्सपेंशन करता और फटाक से पैसे कमा लेता। ठीक है ना, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको कैश करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखकर आ रहा है? फिफ्थ पॉइंट देखो, द फर्म कैन फेस रिसेशंस, बिजनेस साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस कॉन्फिडेंटली। अगर मान लो कुछ मार्केट में अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है, मान लो मार्केट में रिसेशन आ गया है, मार्केट में एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई है, मार्केट में मान लो कोविड जैसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना, मार्केट खराब हो चुका है, जैसे बोलते हैं डिप्रेशन का फेज आ गया है, उस समय से आपको बचाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए घर वाले बोलते हैं सेव करो सेव करो, अगर मुश्किल वक्त आएगा वहां पर यही पैसे आपके कुशन के तरह काम करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो इस तरह की एक्सीजेंसी, इस तरह की कोई कॉन्टिजेंसी आती है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। और 6 पॉइंट क्या लिखना है आपको? फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में जो दूरी होती है वो फाइनेंस से पूरी की जा सकती है। लेट्स से मैंने आज प्रोडक्शन किया, अब सेल्स होगी अगले महीने और पैसा आएगा उसके 2 महीने बाद, तब तक क्या हम अपनी फैक्ट्री बंद कर दें? नहीं, हम अपनी फैक्ट्री को रन करते रहेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए बाबूजी पैसा। पैसा क्यों जरूरत है ये आपको 6 के 6 पॉइंट आंखों के रास्ते दिल में उतरे कि नहीं उतरे? समझ में आ गई ना मेरी जान सारी बातें? आगे बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग बिजनेस के लिए कहां कहां से पैसे जुगाड़ते हैं। चलो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहां से पैसे जुगाड़ता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप जो इकलौता बिजनेस, जैसे लेट्स से मैंने ऑब्सेशन चलाता हूं, अकेले सोल प्रोप्राइटर हूं, मैं अकेले बिजनेस को चला रहा हूं, तो मैं अपने बिजनेस में पैसा कहां से लाऊंगा? सबसे पहला सोर्स होता है ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा। दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब मैंने कई साल से बिजनेस किया, हर साल कुछ पैसा बचाते 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 सेव कर लिया, अब उसको बिजनेस में लगा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है? खुद का पैसा लगाना, मतलब ओन्ड कैपिटल। अपना पैसा सेव कर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करना, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट। तीसरा क्या है? मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लूं, तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन ले लिया तो वहां से मैं पैसा जुगाड़ सकता हूं, या मैं लोन ले सकता हूं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। अब मेरे फ्रेंड्स हैं ही नहीं जो मुझे लोन दे सके, रिलेटिव तो जानते हो कैसे होते हैं भाई, रिश्तेदार आज की डेट में क्या है। तो अगर चाहो तो सोल प्रोप्राइटर कहां से मैनेज कर सकता है पैसा? बैंक से लोन ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है, रिलेटिव से या फ्रेंड से लोन ले सकता है, वहां से पैसा जुगाड़ सकता है। अब 2 बातें जहां से आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एमसीक्यू बन जाएगा, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं सोल प्रोप्राइटरशिप अपने शॉर्ट टर्म लोन्स कहां से इकट्ठा करेगा? शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत किस लिए होती है? उसको वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस में रोजमर्रा में लगती है। तो अगर शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है तो पैसे उसको कहां से मिलेंगे? उसको पैसे मिलेंगे कमर्शियल बैंक से। वेयरएज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए किसके लिए चाहिए होंगे पैसे? फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तब उसको जाना पड़ेगा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की तरफ, एसएफसीज की तरफ, या ऐसे और भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जहां पर वो जाकर लोन की अर्जी दे सकता है और वहां से लोन ले सकता है। लेकिन किसके लिए लेगा? लोन फॉर एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बात समझ में आ रही? वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाएगा कमर्शियल बैंक से, लेकिन लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा की जरूरत है फॉर परचेजिंग सम काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरीज, इन सब के लिए, तो उसको जाना पड़ेगा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास। यहां से एमसीक्यू आना 2025 के पेपर में तय है बाबूजी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अगला
तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो बता दिया कहां से पैसे जुगाड़ेगा। अब ये पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ये कहां से पैसे लेकर आएगा, इसको भी तो पैसों की जरूरत है। तो दो सोर्सेस तो बिल्कुल कॉमन है, या तो वो अपना पैसा लगाएगा मतलब ओन्ड कैपिटल, दूसरा उसने भी रिटेन्ड अर्निंग कर रखी मतलब ईयर ऑन ईयर काम किया, उससे प्रॉफिट सेव किया, उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में लगा देगा, उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। तीसरा क्या है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जाकर सीधा सीधा लोन ले सकता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या लोन फ्रॉम पार्टनर, अपने पार्टनर से भी लोन ले सकता है। तो ये चार सोर्सेज हैं जहां से एक पार्टनरशिप बिजनेस लोन ले सकता है, पैसे इकट्ठे कर सकता है, या तो अपने पास से पैसा लगाएगा उसे ओन फंड बोलेंगे, या अपने पिछली सेविंग से पैसा लगाएगा उसको रिटेन अर्निंग्स बोलेंगे, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेगा उसको लोन बोलेंगे, या वो लोन अपने पार्टनर से भी ले सकता है। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, तो बी पार्टनर से लोन ले लिया, जैसे मैं और यश सर मान लो पार्टनर्स हैं, तो मैंने यश सर से अगर लोन ले लिया तो उसे बोलेंगे पार्टनर्स लोन, या आप अकाउंटेंसी के टॉपिक में पढ़ रहे होगे, आपके फंडामेंटल के चैप्टर में ये है भी और मैंने भी कंप्लीट कराया है। खैर चलो आगे बढ़ते। तीसरा क्या है, अब है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी पैसा कहां से लाएगी? अगर मान लो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो पब्लिक लिमिटेड तो क्या करेगी, वो शेयर्स इशू करके पैसा ले आएगी, शेयर्स इशू कर देगी, जनरल पब्लिक से पैसा उठा लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या वो अपनी रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पुराना पैसा पुराना प्रॉफिट उसको वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, या वो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेस कर सकती है। डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है, बात समझ में आ रही है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। या वो मार्केट से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या तो शेयर्स के थ्रू पैसा लगा लेगी, या रिटेन अर्निंग्स के थ्रू पैसा लगा लेगी, या डिबेंचर्स इशू कर देगी, या लोन्स ले लेगी। अब लॉन्ग टर्म लोन्स लेने के लिए उसको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए जाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक के पास। यहां से एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर के लिए। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को कि अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेस किसके पास से रेज करेगी, तो आंसर आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म लोन्स का जरिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और शॉर्ट टर्म लोन्स का जरिया है कमर्शियल बैंक। ठीक है बच्चा बाड़ी, समझ में आ गई यहां तक बात। अब आओ जरा बढ़ते हैं और देखते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। आजकल हजारों इन्फ्लुएंसर्स आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग करो, घर मत खरीदो, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली, एक बिजनेस कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो सबसे अच्छा कौन करता है पता? हमारे घर की मां सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। पापा आते हैं, सैलरी कमा के मां को पैसे दे देते हैं, उसमें से मां घर भी चलाती है, सेव भी कर लेती है, जरूरत आने पर पैसा निकाल कर दे भी देती है, ये ले बेटा तेरे को जरूरत पड़ी है, ये ले ले पैसे। तो सबसे अच्छी प्लानर कौन है? मां है सबसे अच्छी प्लानर। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर आज की डेट में हमारी निर्मला सीतारमन है, वो भी मां है ना। तो लेडीज इन द हाउस जितने लोग हैं, सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लानर वही होती हैं। आओ जरा देखते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बिजनेस के अंदर क्या है? एस्टिमेटिंग, पहला टर्म एस्टिमेटिंग, मतलब कितने पैसे की जरूरत है। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमको कितने पैसों की जरूरत है पहले उसके बारे में पता लगाओ। एंड चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, डिसाइडिंग हाउ फंड्स आर टू बी यूटिलाइज, उसके बाद हम किस सोर्स से पैसा रेज करेंगे उस सोर्स के बारे में पता लगाओ। तीसरी चीज, हम उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीजें मिलाकर फाइनेंशियल प्लानिंग बनती है। तो मुझे एस्टिमेट क्या करना है कि कितने पैसों की जरूरत है, फिर हमको चूज करना है कौन कौन से सोर्सेस से हम पैसा मिल सकता है, एंड उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या है। ये 3 पॉइंट मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन कीवर्ड्स बनते हैं। तो मेन कीवर्ड्स अगर मैं बताऊं तो पहला कीवर्ड क्या आ गया? एस्टिमेटिंग। दूसरा क्या आ गया? चूजिंग द सोर्स। और तीसरा क्या आ गया? हाउ फंड्स आर टू बी यूटिलाइज, कैसे फंड्स को हम यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है बच्चा पार्टी? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना बात? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं? अब फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ की फीचर्स हैं, आओ जरा देखते हैं ये फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फटाफट से देख लें, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग ना हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। आज के लिए नहीं करते हम, आने वाले समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने पक्का तुम्हारी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिया होगा, या जोड़ के रख लिए होंगे कि मेरे बच्चे को 12th के बाद लेट्स से आईएम में एडमिशन मिल जाएगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पापा मम्मी पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। वो क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग ही तो है।
और वो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, बात समझ में आई। पहला फीचर इज फ्यूचर ओरिएंटेड। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब पहले से पता लगाना पड़ेगा कि कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा क्या है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। WFC क्या है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस। मतलब मुझे फिक्स्ड कैपिटल के लिए कितने पैसों की जरूरत है और मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए कितने पैसों की जरूरत है, उसके बारे में पता लगाना। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अभी आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। तीसरा क्या है, डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब मुझे कितना, कैसे और कब पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, इसके बारे में डिसाइड करना। ठीक है ना। व्हेन मतलब मुझे कब जरूरत पड़ेगी, हाउ मतलब मैं कहां कहां से पैसे लाऊंगा, एंड व्हाई मुझे जरूरत है किस लिए, मैं उस पैसे को क्या करने वाला हूं, इसके बारे में डिसाइड करना। यह इसका चौथा फीचर है। फिफ्थ फीचर क्या है, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स। जब मुझे पता चल जाए कि मुझे पैसों की जरूरत क्या क्यों पड़ने वाली है, कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो जितने भी अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसमें से जो हमको सबसे इकोनॉमिकल पड़ेगा, जो सबसे कम इंटरेस्ट के साथ पड़ेगा, उस सोर्स को हम चूज कर लेंगे और वहां से पैसे हम रेज कर लेंगे। सबको समझ में आ गया फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, एकदम ये भी क्लियर हो गया। चलो मेरी जान आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। अरे जरूरी क्यों है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता आ पड़ी है भाई साहब। आओ जरा देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट निपटाते हैं। पहला, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम पहले से प्लानिंग करके रहेंगे, पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, तो जो मेरे पास पैसा आएगा, जो मेरे पास फंड्स आएंगे, उसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छी तरीके से फंड्स को इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के चांसेस होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प्स कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो मार्केट में मान लो कोई शॉक आ गया, कोई इमरजेंसी हो गया, कोई कोविड जैसी सिचुएशन वापस से आ गई, कुछ रिसेशन आ गया, उस सिचुएशन से हमारा बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा, उस सिचुएशन से भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है और एकदम से शॉक आया, तुम देखो कोविड के समय ना जाने कितने बिजनेस बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं कर रखी थी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स। ना तो कभी बिजनेस में पैसा कम पड़ना चाहिए, ना बिजनेस में कभी पैसा एक्सेस पड़ा होना चाहिए। अगर पैसा कम पड़ जाएगा तो हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो वेस्टफुल एक्टिविटीज होने लगेंगी, पैसा खराब होने लगेगा, फालतू जगह खर्च होने लगेगा, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है, ताकि मुझे आइडियल पता चल जाए कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग के नहीं समझ में आएगा आपको। आते हैं भैया फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि मेरे पैसे एडवर्टीजमेंट में कितने खर्च हो रहे हैं, मेरे प्रमोशन में कितने खर्च हो रहे हैं, मेरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में कितने खर्च हो रहे हैं। तो मुझे पूरा आइडिया रहेगा कि मेरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो पता ही नहीं चलेगा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना बच रहा है, तो वेस्ट होगी, प्रॉफिट आपके हैम्पर करेंगे। और लास्ट पॉइंट देखिए, हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। जिन इन्वेस्टर्स ने मेरे पास पैसा इन्वेस्ट किया है उनको मैक्सिमम रिटर्न दे सकता हूं मैं, अगर मैंने पैसे को अच्छी तरीके से प्लान किया है, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, तो बेहतरीन रिटर्न्स और बेहतरीन प्रॉफिट्स हम दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। यहां तक की बात समझ में आई, चले बढ़े, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमारी टेक्स्ट बुक में ना ये भी एक टॉपिक दे रखा है, ये हमारी सिलेबस में नहीं है, तो मैंने यहां पर नॉट इन सिलेबस मार्क कर रखा है। हमारे सीबी गुप्ता की बुक जो आपके स्कूल में फॉलो हो रही हो या कोई और बुक फॉलो हो रही हो, अगर ये आपको कंटेंट दे रखा है आपकी बुक में, जैसे व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड, ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। मैंने पीपीटी से इसलिए नहीं हटाया ताकि मैं बच्चों को बता सकूं कि ये सिलेबस में नहीं है। अगला टॉपिक जो सिलेबस में है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छे से बहुत समय लेकर आपको समझाऊंगा, बेहतरीन मजा आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे को ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स दो सोर्सेज से ही हम पा सकते हैं। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो दो सोर्सेज से मिलेगा।
पहला सोर्स होता है ओन्ड सोर्स या ओनर्स का सोर्स, और दूसरा होता है बोरोवर्स का सोर्स या बोरोड फंड। ठीक है ना। अब इसको जरा अगले पेज पर मैंने क्लासिफाई करके लिखा हुआ है जो आपको एकदम बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। मैंने बताया कैपिटल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, या हमको पैसा चाहिए लंबे समय के लिए तो ओन्ड फंड्स के थ्रू आएगा और बोरोड फंड्स के थ्रू आएगा। ओन्ड फंड्स क्या होता है? ओन्ड फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा आना या रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा आना। शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा आने का मतलब क्या? मैंने मार्केट में शेयर्स इश्यू कर दिए, चाहे इक्विटी शेयर चाहे प्रेफरेंस शेयर्स, वहां से पैसा आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? मैंने कई साल से प्रॉफिट से पैसा बचाया हुआ था, उसको वापस से बिजनेस में इस्तेमाल कर दिया, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे। बोरोड फंड्स क्या होता है? मैंने उधार लिया। अब उधार लेने के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैंने डिबेंचर्स के थ्रू उधार लिया, डिबेंचर्स इश्यू करके मैंने पैसे जुटाए हैं, या मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है ना। तो मेरे पास दो ही तरीके हैं पैसे जुटाने के, ओन्ड फंड्स या बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड्स का क्लासिफिकेशन बता दिया, बोरोड फंड्स का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब ये कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? कैपिटल गियरिंग को ही ना बेटा फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। फाइनेंशियल गियरिंग को कैपिटल गियरिंग को फाइनेंशियल लिवरेज भी कहा जाता है। अब कैपिटल गियरिंग होता क्या है? कैपिटल गियरिंग का मतलब है रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट। इक्विटी मतलब ओन्ड, डेट मतलब बोरोड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इक्विटी क्या है? ओन्ड फंड्स। डेट क्या है? बोरोड फंड्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब दो टर्म तुमको अपनी किताब में और मिलेंगे। एक मिलेगा हाई गियरिंग किसे कहते हैं, या ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी किसे कहते हैं। थिन इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी कम डेट ज्यादा। जब डेट मतलब लोन ज्यादा होगा इक्विटी से तो उसको बोलेंगे हाई गियरिंग या ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। दूसरा ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी चीज क्या है? लो गियरिंग। लो गियरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। थिक इक्विटी मतलब इक्विटी ज्यादा लोन कम, मतलब व्हेन इक्विटी इज मोर देन डेट उसको बोलते हैं हम लोग लो गियरिंग। जब इक्विटी इज इक्विटी इज लेस देन डेट उसको बोलते हैं हम लोग हाई गियरिंग। तो ये तुमको बेसिक सी बात समझ में आ गई है। अब इसके अंदर हमको पहला पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है मेरी जान ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? मैंने यहां लिखा है व्हेन कंपनी यूजेस बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस along with इक्विटी कैपिटल। मतलब रोजमर्रा के काम के लिए जब पैसा लोन के थ्रू आ रहा है along with इक्विटी कैपिटल के थ्रू, मतलब बोरोड फंड्स भी हैं और ओन्ड फंड्स भी हैं, इन दोनों का मिक्सचर अगर बिजनेस में चल रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ आई? थोड़ा पैसा मैंने इक्विटी से रेज कर लिया, थोड़ा पैसा मैंने लोन ले लिया और दोनों का पैसा मिलाकर मैं बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, इसको बोलेंगे क्या? फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जरूरी कहां पर होता है? मेरी बात सुनो, मैंने थोड़ा सा ओन्ड फंड्स यूज किया, मतलब खुद का पैसा कम यूज किया, मतलब इक्विटी कम लगाई है, और बोरोड फंड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो हमको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने को मिलेगा। ये किसके लिए प्रेफरेबल होता है? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिजायरेबल ओनली व्हेन, ये तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा, बाहें फैलाकर ये क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। किस कंपनी के लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिजायरेबल है? उस कंपनी के लिए जिसकी रेट ऑफ अर्निंग्स इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो कमाता ज्यादा है और उसको इंटरेस्ट कम पे करना है, मतलब उसके लोन पर जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कम है और वो रेगुलर अर्निंग उसकी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग, मतलब हर महीने उसके पास पैसे आ रहे हैं, लगातार उसके पास पैसे आ रहे हैं, जिसके पास कैश फ्लो बहुत मजबूत है, उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए, उसके लिए डिजायरेबल है। तीसरा सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स, अगर उस कंपनी के पास अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट्स है तभी उसको गिरवी रखकर लोन मिलेगा। अगर जिस कंपनी के पास अच्छे खासे फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिजायरेबल होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिक मतलब है लोन लेकर पैसे कमाना, लोन लेकर बिजनेस चलाना और थोड़ा थोड़ा ओन्ड फंड्स को इस्तेमाल करना। लोन लेकर सारा बिजनेस कंटिन्यू करते चलो और ओन्ड इक्विटी या ओन्ड फंड्स को कम से कम इस्तेमाल करो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो बेटा अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं और अगला पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल।
अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपने कराया नहीं है। एक्चुअली दैट इज नॉट नीडेड, दैट वोंट बी आज इन द पेपर, ठीक है ना। तो कहीं से कोई एग्जाम्पल, कोई न्यूमेरिकल हमारे कॉमर्स के पेपर में नहीं आता है, इसलिए उसको कवर नहीं किया। लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, वो उसके स्कूल में पढ़ाया गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया उसको एग्जैक्टली मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट इस साल इट इज नॉट नीडेड, इसलिए नहीं कराया। इफ इट इज नीडेड, अगर लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउएवर न्यूमेरिकल्स वोंट बी आज इन द कॉमर्स पेपर, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। ठीक, समझ में आ गई बात। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल क्या है? अब एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल समझो। अगर प्रमोटर्स चाहते हैं कि सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में हो, इफ प्रमोटर्स ऑफ कंपनी वांट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, देखो क्या होगा तब। वो क्या करेंगे? वो कम पैसा इक्विटी शेयर से इशू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो डिबेंचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर से इशू करेंगे। तुमको पता है अगर मैंने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर डिसॉल्व हो जाती है, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं इक्विटी शेयर्स को, तो वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, वो मेरा जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाएगा बिजनेस पे। ठीक है, तो अगर प्रमोटर्स को लगता है कि मुझे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, मुझे ज्यादा कंट्रोल चाहिए बिजनेस के ऊपर, तो डू नॉट इशू इक्विटी शेयर्स, इंस्टेड इशू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इफ दे नीड मोर फंड्स। अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए तो इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करने का, क्या इशू करने का? प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट है नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब मन चाहे आप पैसा वापस कर दो जिससे पैसा लिया है, जब मन चाहे आप पैसा ना वापस करो। अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अब देखो किसका पैसा आप वापस कर सकते हो। मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है तो मैं उनका पैसा कभी भी वापस कर सकता हूं। मैंने लोन लिया है, मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो मैं उनको कभी भी पैसा वापस कर सकता हूं। लेकिन मैंने अगर पैसा इक्विटी शेयर से रेज किया है तो मैं जिंदगी भर उसको वापस नहीं कर सकता हूं। इक्विटी शेयर से लिया हुआ पैसा आपके लिए परमानेंट बर्डन होता है। बात समझ में आई? अब किसी बिजनेस को अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड, तो उसको पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर्स और लोन्स के थ्रू। और अगर उसको कम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसको कह रहा कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, उसको पैसा रेज करना चाहिए शेयर्स के थ्रू। एकदम अच्छे समझ में आ रही है? नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एकदम क्लियर हुआ। अगर मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे पास जब पैसा आएगा मैं तुरंत उधारी चुका दूंगा, तब मुझे पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर्स या लोन्स के लिए थ्रू। और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की उतनी जरूरत नहीं है तो मुझे पैसा रेज करना चाहिए शेयर्स के थ्रू। समझ में आ रही है बच्चा पाड़ी आपको बात? आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। में एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं मेरी जान, एक एक पॉइंट। नेचर ऑफ बिजनेस क्या? अगर किसी बिजनेस के अंदर रेगुलर अर्निंग होती है, मतलब बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, रोज रोज पैसे आ रहे हैं, तो उसको हाई गियरिंग मेथड फॉलो करना चाहिए, हाई कैपिटल गियरिंग फॉलो करना चाहिए। हाई कैपिटल गियरिंग क्या होता है? जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया है। हाई कैपिटल गियरिंग मतलब लोन ज्यादा इक्विटी कम, डेट ज्यादा इक्विटी कम। लेकिन ऐसा क्यों? अगर उसके पास अगर मैं बोला ना उसकी रेगुलर अर्निंग है तो वो आसानी से अपने लोन के इंटरेस्ट को चुका ले जाएगा। तो डेट मतलब लोन ज्यादा ले सकता है क्योंकि उसके पास उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत साउंड है। लेकिन अगर उसकी इर्रेगुलर अर्निंग है, 2 महीने पैसे आते हैं, 3 महीने नहीं आते हैं, 4 महीने पैसे आते हैं, 5 महीने पैसे नहीं आते हैं, इर्रेगुलर अर्निंग है, तो उसको लो कैपिटल गियरिंग फॉलो करना चाहिए। मतलब उसको केस में इक्विटी शुड बी मोर देन डेट, उसको पैसा इक्विटी के थ्रू ज्यादा रेज करना चाहिए और डेट के थ्रू पैसा कम रेज करना चाहिए। तो दोनों नेचर ऑफ बिजनेस मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होता क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब है कि मैं किस सोर्स से पैसा रेज कर रहा हूं, उसमें मेरा कितना खर्चा लग रहा है। अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मेरा कितना खर्चा होगा, अगर मैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा ले रहा हूं तो मेरा कितना खर्चा होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। मैंने लिखा भी आसान भाषा में ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, रिटर्न्स ऑन एक्सपेक्टेड, रिटर्न्स एक्सपेक्टेड एटसेट्रा। मतलब मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कितना हमको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, उसके बेसिस पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड होती है। अब मैंने आपको पेपर में क्या लिखकर आना है वो लिखा, कंपनी शुड एस्टिमेट एंड कंपेयर कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस बिफोर मेकिंग अ चॉइस। अगर
सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर कंपनी को यह सोचना है कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है, तो सबसे पहले तो एस्टिमेट लगा लो कि मुझे इतने पैसे चाहिए। उसके बाद जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कंपेयर करो, जो सबसे कम पैसा जिसमें खर्चा हो रहा है उसके थ्रू पैसा रेज करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस तुमको समझ में आया, मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है इसके बारे में पता लगाओ। उसके बाद कितने सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में उसको कंपेयर करो, जो सबसे सस्ता पड़े, जो सबसे इकोनॉमिकल पड़े, उस सोर्स के थ्रू आप पैसा रेज कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरी जान। आगे बढ़ते हैं पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। मुझे चाहिए क्या, मुझे कितने समय के लिए पैसा चाहिए और मेरा पर्पस क्या है। अगर मुझे पैसा चाहिए परमानेंट बेसिस पर, आज पैसा दे दो और तुम भूल जाओ, परमानेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे पैसा रेज करना चाहिए हमेशा इक्विटी शेयर्स के थ्रू। अगर मुझे मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ सालों बाद मैं वापस करना चाहता हूं, तो मुझे पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। और मान लो मुझे एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बहुत यहां भी फैक्ट्री डालनी, वहां भी फैक्ट्री डालनी, यहां भी दुकान खोलनी, वहां भी बिजनेस खोलना है, एक्सपेंशन करना है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, फैक्ट्रीज बढ़ानी है, फिक्स एसेट्स बढ़ाने हैं, उस केस में हमको पैसा रेज करना चाहिए लोन्स और डिबेंचर्स के थ्रू। तुमको तीनों बात समझ में आ रही है। यहां से तुमको बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडी मिल जाएगी। हालांकि आने वाले समय में मैं आपको केस स्टडी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। परमानेंट पर्पस ऑफ बिजनेस समझ में आ गया। अगर परमानेंट पैसा चाहिए, एक बार पैसा ले लो, जिंदगी भर रख लो अपने पास, कभी वापस ना करना पड़े, इक्विटी शेयर्स। मीडियम टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो डिबेंचर से और आपने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कर दिया। और मान लो आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, फिक्स एसेट्स बढ़ाने हैं बिजनेस के अंदर, तो उस केस में पैसा रेज करना चाहिए आपको लोन्स और डिबेंचर्स के थ्रू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशन। मार्केट कैसा चल रहा है? लो आपने सुना होगा रिसेशन आ रहा है मार्केट में। नहीं, रिसेशन नहीं, बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, बूम की सिचुएशन है। मान लो इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी चल रही है, बूम चल रहा है। बूम मतलब बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। उस केस में इन्वेस्टर ना रिस्क लेता है और वो पैसे इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स में। इन्वेस्टर्स रिस्क लेगा और इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेगा। और मान लो इन्वेस्टर डरा हुआ है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन बियरिश है, डर लग रहा है, उसको चाहिए सेफ इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसा रेज करेगा प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। इन्वेस्टर्स पैसा लगाएगा प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसे इंपैक्ट करती हैं आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब सरकार द्वारा क्या लीगैलिटीज हैं उसको पूरा करना। जैसे सरकार ने बोला हुआ है जितने भी बैंकिंग कंपनी हैं जो बैंक्स चलाती हैं वो किसी और सोर्स से पैसा रेज नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा रेज कर सकती हैं तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती हैं। मतलब चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम किस सोर्स से पैसा उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं, हमको उस देश के सारे लीगल दायरों को पूरा करना चाहिए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए, मतलब सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए बगैर हमको पैसा रेज नहीं करना चाहिए। तो यह था आपका चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके 2 पॉइंट्स और बचे हैं यार, वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं। नीड ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर एक इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो वो पैसा रेज करता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू। और अगर उसको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पैसा रेज करेगा डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। ठीक है ना? उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। अगर किसी कंपनी की बहुत साउंड कैश फ्लो पोजीशन है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो लोन और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करता है। सिमिलरली अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है, उतना पैसा उसके पास नहीं है, रेगुलर अर्निंग नहीं है, तो वो पैसा शेयर्स के थ्रू रेज करेगा। सिंपल है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग रुखसत कर सके। ज्यादा उर्दू होगी लगता है। चले बड़े 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 मेरी जान, आ जाए अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है? हमारी मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? यहां पर मैंने तुमको 3 बादल फेंके हुए हैं, इन बादलों से तुम समझ लो, बिकॉज बारिश का मौसम है। ये बारिश का मौसम और ये मौसम की बारिश, ऐसे कुछ था गाना ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कौन सा था यार। ठीक है, चलो भैया। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए जिस पैसों की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर मुझे फिक्स एसेट्स खरीदना है, मशीनरी लगानी है, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो मुझे कौन सा पैसा चाहिए? फिक्स कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल को हम लोग जानते हैं ब्लॉक कैपिटल के भी थ्रू।
फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं? ब्लॉक कैपिटल। वाई इट इज ब्लॉक कैपिटल? बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड इन फिक्स एसेट्स। ये पैसा फिक्स एसेट्स में फंसा होता है, इसलिए इसको ब्लॉक कैपिटल कहते हैं। एंड इट इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। मैंने आपको बता दिया, कोई तुमसे पूछ ले किसी दुकान में, कभी तुम्हारी मैम पूछ ले तुमसे, तो मैम को तुमने जब ये आंसर दे दिया तो मैम खुश हो जाएंगी भाई साहब, और मैम को खुश करना हमारा परम धर्म है। ठीक है, चले चले चले, बड़े 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 जिंदगी में आगे कुछ करे आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल क्या है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, आप उसको स्टेटमेंट में लिख कर आ जाएगा। ओ माय गॉड, पूरे नंबर आपके। अब मतलब क्या है, टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब किस तरह के बिजनेस को कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, यह टॉपिक है। पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, और पहला कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, देखो दो तरह के बिजनेस होते हैं ना, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक ट्रेडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें फैक्ट्री होती है, सामान बनाना होता है। ट्रेडिंग मतलब एक से खरीदा दूसरे को बेच दिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पर ज्यादा फिक्स कैपिटल लगती है, बिकॉज आपको मशीनरीज चाहिए, जमीन चाहिए, आपको मशीनरीज लगानी है, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, तो वहां पर ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग एंटरप्राइज है, मतलब यहां से खरीदा वहां बेचा, बीच में कमीशन कमा लिया, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा वर्क फिक्स कैपिटल, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल। बोलो जुबा केसरी, मजा आ गया, ये फ्री का ऐड है। समझ में आ रही है बात? यार थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ तुम लोग किस शहर से हो जो ये वीडियो देख रहे हो। यार कितने बच्चे कोलकाता से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कितने बच्चे कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, या किस सिटी से हैं आप लोग बताइए। और अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्या क्या आने वाला है ये भी बताइए। और आपको वीडियोस देखकर थोड़ा मजा आ रहा है, आपको लग रहा है ना ये क्वालिटी वीडियोस, इसमें समय लग रहा है बनाने में, इसलिए थोड़ा देर से आ रहे हैं। अगर आप 11th क्लास के हो, आपके लिए भी बेहतरीन वीडियोस शुरू होने वाले हैं कल से। आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं, साइज ऑफ बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है, खूब बड़ा बिजनेस है, टाटा जैसा बिजनेस, अडानी जैसा, अंबानी जैसा बिजनेस है, उस केस में आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी मालिक। और अगर छोटा बिजनेस है, एक शहर में एक पान की दुकान है भाई साहब, तो उसमें क्या चाहिए? स्मॉल स्केल बिजनेस को कम फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, लार्ज स्केल बिजनेस को ज्यादा फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, स्मॉल स्केल बिजनेस को लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर तुम बस इतना लिख कर आओगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। क्लियर? अब आते हैं अगले पॉइंट पर, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट होगा। एक सेकंड बचा, एक सेकंड, इसको क्रॉस वेरीफाई मैं तुरंत कर लेता हूं। मैंने अभी पीपीटी बनाई है, तो नेचर ऑफ फिक्स कैपिटल में आएंगे तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ मैं सही बोला था, ये है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको बिजनेस को काट के अपन प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कौन सी कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है? अगर एक कंपनी कैपिटल गुड्स बना रही, कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है? मशीनरी वगैरह, तो उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल गुड्स समझते हो ना, मशीनरी बना रही बहुत बड़ी बड़ी, जिससे और गुड्स प्रोड्यूस किए जा सके, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर एक कंपनी कंज्यूमर गुड्स बनाती है, जैसे बिस्किट्स बना रही है पार्ले जी, जैसे कि मैगी बना रहे हैं, तो अगर कंज्यूमर गुड्स है तो कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है आपको। बात समझ में आ रही है? फॉर ऑब्वियस रीजन से क्लियर तो है ना। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट क्या है? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है? अब देखो दो तरीके हैं जिससे हम गुड्स को बना सकते हैं। एक तरीका होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड, कैपिटल इंटेंसिव मेथड जिसमें हम सामान मशीनरीज के थ्रू बनाते हैं, उस केस में हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। और दूसरा तरीका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब हम उसमें प्रोडक्ट्स लेबर्स के थ्रू बनवाते हैं, वहां पर हमें कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्ट्स को बनाएंगे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से सामान को बनाएंगे हमें कम फिक्स कैपिटल चाहिए। अब आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है? कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके बिजनेस में? अगर एक बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स, तो वहां पर ज्यादा फिक्स कैपिटल लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HUL कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके पास न जाने कितने सामान है। पतंजलि कितने प्रोडक्ट बनाती है? ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे ज्यादा फिक्स कैपिटल, सिंगल प्रोडक्ट बनाओगे कम फिक्स कैपिटल।
अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल। कितनी आसान बात है मेरी जान। आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर आ जाएं। अगला पॉइंट है मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, बिटवीन द लाइंस आपके लिए क्रक्स हैंड रिटन लिखा हुआ है। ये भी मैं पीपीटी में डाल सकता था। आई हैव रिटन दिस, आई हैव रेड द एंटायर कंटेंट, आई एम टीचिंग इट फ्रॉम ओवर द पास्ट 10 years। उसके बाद एक लाइन में, एक पॉइंट में मेरे बच्चों को कैसे दिया जा सके, एक इतना ज्यादा आपको कीवर्ड्स में कैसे चीजें बताई जा सके जिसमें आपको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, वो किया है, वो लिखा है। और ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। जाओ और ये नोट्स लो, प्रिंट करना है प्रिंट कर लो, शेयर करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स। देखो, दो तरीके से हम सामान खरीद सकते हैं। अगर मुझे मशीनरी खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, दो तरह से। या तो पूरा पैसा तुरंत दे दो, उसको बोलते हैं कैश डाउन परचेज। अगर पूरा पैसा देकर हम सामान खरीदेंगे तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। या मैं लीज पर ले लूं, किराए पर ले लूं, हायर परचेज पर ले लूं, तब मुझे कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं पूरा पैसा देकर सामान खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, और मैं अगर किराए पर ले लूंगा या मैं इंस्टॉलमेंट्स पर ले लूंगा तो मुझे कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इंटेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? पेटेंट्स कितने हैं, कॉपीराइट्स कितने हैं। अगर एक कंपनी के पास ज्यादा पेटेंट्स हैं, ज्यादा कॉपीराइट्स हैं, ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। और किसी कंपनी के पास कम फिक्स एसेट्स हैं, सॉरी कम इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स, ज्यादा फिक्स कैपिटल। कम इंटेंजिबल एसेट्स, कम फिक्स कैपिटल। ज्यादा पेटेंट, ज्यादा कॉपीराइट्स, ज्यादा लाइसेंसेज हैं, ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। कम पेटेंट्स, कम कॉपीराइट्स, कम लाइसेंसेज हैं, कम फिक्स कैपिटल लगेगा। समझ में आ गया सभी लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? आई होप एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया होगा। चलो मेरी जान, अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे का समय लगा है, और कोशिश किया है जितने कम से कम समय में पूरा चैप्टर निपटाया जा सके, सो दैट मेरे बच्चों के लिए सिर्फ एक वीडियो ही काफी होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट से शेयर करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है यार, ठीक है ना? कर्मा पे बिलीव करो मेरी जान। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा बिजनेस को चलाने में लगता है। मेरी बेकरी है, मेरी बेकरी में लेट्स से मुझे केक बनाना है, मैं केक रोज रोज बना रहा हूं, उसमें रोज रोज पैसा लग रहा है, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। मतलब वो पैसा जो करंट एसेट्स में लगेगा उसे वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में पैसा लगा तो फिक्स कैपिटल, करंट एसेट्स में पैसा लगा तो वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल, जैसे फिक्स एसेट्स को अपन लोग ब्लॉक कैपिटल बोलते थे ना, वर्किंग कैपिटल को हम लोग रिवॉल्विंग कैपिटल बोलते हैं, या सर्क्यूलेटिंग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सर्क्यूलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग क्यों बोलते हैं? मान लो मैंने एक केक बनाया, उस केक को बनाने में लग गए 300 रुपए, और मैंने केक 1000 रुपए का बेचा। अब बिकेगा, फिर पैसा आ जाएगा, फिर उससे पैसा लगा लेंगे हम केक बनाने में, फिर बेचेंगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर उससे केक बना लेंगे, फिर बेचेंगे, फिर उससे पैसा आएगा, फिर केक बना लेंगे। मतलब ये पैसा बार 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 रिवॉल्व हो रहा है, बार बार मेरे पास से जा रहा है, बार बार मेरे पास आ रहा है। इसको बोलते हैं सर्क्यूलेटिंग या रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल। एक टर्म आपकी किताब में लिखा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? होता है बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। और अगर कहीं तुमसे किसी ने पूछ लिया कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से क्यों होती है यार, हमको चाहिए ही क्यों वर्किंग कैपिटल? सबसे पहली बात है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। सैलरी, वेजेस, स्टाफ को पैसा देने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, और हमको डेली के डेली खर्चे करने के लिए भी तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए ये भी तुम्हें समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है तुम्हें ये भी समझ में आ गया। ये रिवॉल्विंग इसको क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, ये दोनों बात तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की तरफ जाओ तो 2 तरह के टाइप्स बताए गए हैं। एक बताया गया है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है इनिशियल एंड रेगुलर।
दूसरा कैटेगरी होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इसके भी दो पार्ट्स हैं, सीजनल और स्पेशल। एक एक करके हम सारी बातों को समझने जा रहे हैं। आओ मेरी जान देखते हैं ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब परमानेंट समझ में आ रहा है, जो बिजनेस में हमेशा ही चाहिए होगा उसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। जिससे मैम खुश होंगी, क्या लिख कर आओगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड परमानेंटली टू ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटी। वो पैसा जो बिजनेस में हमेशा चाहिए ही चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसको बिजनेस से आप हटा नहीं सकते। अब परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनिशियल और रेगुलर। इनिशियल मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब जो पैसा लगा होगा। इनिशियल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेट्स से मैं आज बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और आज मुझे जो केक बनाने के लिए पैसा चाहिए वो क्या है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट बिजनेस ऑपरेशन। हमेशा बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा उसे बोलेंगे रेगुलर। जो बेसिक पैसा स्टार्टिंग के समय लगाएंगे उसको इनिशियल, और जो हमेशा लगता रहेगा उसको रेगुलर। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कभी भी बिजनेस से हम हटा नहीं सकते। अगर बिजनेस चलाना है तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को बिजनेस में रहना ही पड़ेगा। अब आते हैं अलग टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल पर, इसका नाम है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। कभी कभी जरूरत पड़ती, कभी कभी नहीं पड़ती है। तो ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जहां जहां पे WC लिखा है, अब आप परेशान मत होना, वो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट फॉर्म है, इतना तो तुम लोग समझ ही जाओगे। मुझे परमानेंट वर्किंग कैपिटल से जो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे उसको बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल और स्पेशल नीड्स ऑफ बिजनेस। जैसे दिवाली आ गई, दिवाली में तुम देखते हो मिठाइयों की दुकान में ये इतनी सारी मिठाइयां बिकने लगती हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, बहुत सारी मिठाइयां चाहिए होंगी, तो वो क्या है, स्पेशल जरूरत के लिए ज्यादा पैसा, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। दिवाली के समय लोग गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि सीजन आ गया है, तो उसे बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, कोविड आ गया, बुरी सिचुएशन आ गई, फ्लड्स आ गया, उस समय जो पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे स्पेशल वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो चलो और देखते हैं। सीजनल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे कि क्या, मान लो अभी ठंड आने वाली है, वुलन गारमेंट्स का आ गया, बरसात आने वाली है, अंब्रेला, गर्मी आ गई, एसी की रिक्वायरमेंट, ये सब क्या है, सीजनल वर्किंग कैपिटल। ठंड के समय एसी तो कोई लगवाएगा नहीं, उस समय इतना पैसे की जरूरत होगी नहीं। गर्मियों के समय ज्यादा एसी लगवाएंगे, ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। स्पेशल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर कॉन्टिंजेंसीज, ऑल्सो नोन एज रिजर्व कैपिटल। याद रखना है, आपसे पूछा जाता है रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल स्पेशल कैपिटल को बोलते हैं। ऐसा पैसा जो सडन डिमांड के लिए लग जाए, सडन डिमांड, एकदम से रक्षाबंधन स्पेशल, ठीक है ना, एकदम से फ्लड्स आ गए या एकदम से महामारी फैल गई, कोविड आ गया, मेडिसिन की डिमांड आ गई, उससे क्या बोलेंगे, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल मतलब वुलन, ठंड आ गई तो वुलन चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, गर्मी आ गई तो गर्मियों के कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, वो सारी चीजें हो गई सीजनल। और एकदम से डिमांड आ गई, उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल। आप मेकआउट कर पाओगे, दिवाली के लिए अगर पैसे चाहिए या रक्षाबंधन के लिए पैसे चाहिए तो आंसर होगा स्पेशल। और अम्ब्रेला की मार्केट, अम्ब्रेला खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उस समय बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे आप, सीजनल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल आपकी बुक में दे रखा है, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। मैंने यहां पर क्लियरली मार्क भी कर रखा है, ये सिलेबस में मेरी जान नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। तो सिलेबस में है क्या, लास्ट टॉपिक विच इज देयर इन द सिलेबस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मतलब किस बिजनेस को कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और किस बिजनेस को कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं, किसको ज्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, यह पता लगाएंगे। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म से तो इसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। सिमिलरली अगर ट्रेडिंग फर्म है तो इसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। सर फिक्स कैपिटल में भी तो ज्यादा था, अगर मैन्युफैक्चरिंग था तो उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल। हाँ भाई, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसे लगते हैं, ट्रेडिंग में कम पैसे लगते हैं, सिंपल सी बात है। साइज ऑफ बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर छोटा बिजनेस है उसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर हम देखते हैं रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या होता है,
मैंने सामान आज बेचा और जल्दी से पैसा आ गया, उसको बोलेंगे रैपिड टर्नओवर, मतलब जल्दी पैसा रिकवर हो जाता है। अगर रैपिड टर्नओवर है तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन मैंने सामान बेचा और पैसा मुझको काफी दिनों बाद मिलता है, उसको बोलते हैं स्लो टर्नओवर। स्लो टर्नओवर है तो हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर मेरा पैसा मार्केट से जल्दी खाली हो जाता है तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज मेरे पास पैसा मार्केट से आ गया। लेकिन अगर मेरा मार्केट से पैसा देर में खाली हो रहा है, देर में पैसा रिकवर हो रहा है, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर? अगले पॉइंट पर आ जाए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब कितने दिनों में सामान बनता है। अगर मेरा सामान ज्यादा दिनों में बनता है, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। मतलब मैंने गुड्स बनाने में मुझे ज्यादा समय लगता है, मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और मेरे गुड्स अगर तुरंत बन जाते हैं, शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर है? अगर ज्यादा लंबी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगी तो देर में सामान बिकेगा, देर में सामान बिकेगा, देर में पैसे आएंगे। शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, जल्दी सामान बनेगा, जल्दी सामान बनेगा तो जल्दी बिकेगा, जल्दी बिकेगा तो ज्यादा पैसे, जल्दी पैसे आ जाएंगे, इसलिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। आते हैं टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। पहला टर्म देखो, बहुत मजेदार है ये। लिखा है बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा और बेच दिया कैश में। मतलब मैं सामान खरीद रहा हूं उधार पर और मैं सामान बेच रहा हूं कैश में, तब मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। लेकिन अगर कहीं मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं कैश में और बेच रहा हूं क्रेडिट में, मतलब बेच रहा हूं उधारी में, तब मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर मैं ज्यादा सामान कैश पे खरीद रहा हूं, बेच क्रेडिट पे रहा हूं, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सामान खरीद क्रेडिट पे रहा हूं, बेच कैश पे रहा हूं, तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। अगला पॉइंट, अगर मेरी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, मतलब मैं उधार पर सामान देता हूं, जल्दी 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 नहीं करता हूं कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, मेरी लिबरल पॉलिसी है, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और मेरी अगर स्ट्रिक्ट या टाइट क्रेडिट पॉलिसी है, नहीं भैया 20 दिन के अंदर पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो माल वापस करो हमारा, अगर ऐसा सिचुएशन है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरा पैसा जल्दी मार्केट से खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल? एक एक बात क्लियर है। आओ जरा देखते हैं अगला पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का पॉइंट क्या कह रहा है? अगर एक बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, दो तरह के बिजनेस होता है, एक स्टैग्नेंट, अब ग्रो हो चुका है, एक होता है ग्रोइंग, भाई ग्रोइंग फेज में। अगर ग्रोइंग बिजनेस है तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और एक अगर बिजनेस स्टैग्नेंट है, ग्रो हो चुका है, अब काय को ग्रो करेगा वो, तो उसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अरे एक बिजनेस ग्रो कर रहा है फटाफट से, बहुत जगह उसको दुकानें खोलनी है, बहुत जगह एक्सपेंशन करना है, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और एक बिजनेस ग्रो हो चुका है, अब और एक्सपेंशन नहीं करना है, उसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब आते हैं सीजनल वेरिएशन के ऊपर। अब देखो, एक होता है ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। ऑन सीजन मतलब इन सीजन। अगर मेरे प्रोडक्ट्स का सीजन चल रहा है तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेट्स से मैं ब्लेजर्स बनाता हूं, ठीक है, मेरा ऑन सीजन कब आएगा? विंटर्स के समय, तो विंटर्स के समय मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन ऑफ सीजन है, गर्मियों के समय मैं ब्लेजर बनाता हूं, मुझे कम पैसा चाहिए, मेरे पास ऑफ सीजन में मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों लोग को? अब देखते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है। मैंने ये पॉइंट वहां भी पढ़ाया था आपको फिक्स कैपिटल में। अगर बूम की सिचुएशन है, प्रॉस्पेरिटी चल रही है, बहुत बायर्स है मार्केट में, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर रिसेशन में है, इकोनॉमी में कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है मालिक, तो काय को पैसा चाहिए? कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। अब इतना पढ़ाने के बाद एक आपसे विनम्र निवेदन है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आपको कोई 6 खुद पे खुद लिखने हैं। 6 मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, ये नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप इसको कभी प्रिंट करते हो तो इसके बीच में आप अपने आप लिखेंगे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस आपको लिखकर देना है। और मेरे हिसाब से और ये चैप्टर अब खत्म होता है। सो थैंक यू बच्चोपाड़ी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज लवली टीचिंग यू गाइज, मजा आ गया। अब आप लोग की क्या क्या डिमांड है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। और जुलाई आ चुका है, एकदम तड़ाकेदार मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर लगता है कि आपको हमारे साथ पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो 2 कोर्सेज आपके लिए हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑफलाइन पढ़ना है तो लखनऊ में हमारे 2 सेंटर्स हैं, आप किसी पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कभी दिक्कत आती है किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए या कोई भी परेशानी है तो 8112601234 पर फोन करें या 8299364494 पर फोन करें। इस पर मिलेंगे आपको शिवम सर और इस पर मिलेंगे आपको सुमित सर, दोनों आपको हेल्प करेंगे चाहे जिस समय पर भी आप फोन करें, दे आर रेडी टू हेल्प you. So this is Shubham Jagdish signing off from today's class. Wish you luck, lots of love.